कि सीमन की जांच करानी है, ये बात सुनते ही मोस्टली कपल्स टेंशन में आ जाते हैं। बहुत समझाने के बाद अगर वो टेस्ट करा भी लेते हैं तो रिपोर्ट को पढ़ने की टेंशन, खुद से समझने की टेंशन और बहुत पैनिक क्रिएट हो जाता है। तो इसलिए मैं आज आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें हम डिटेल्स में समझेंगे कि सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट को आप कैसे घर बैठे पढ़ सकते हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें चेक की जाती हैं। अगर सीमन एनालिसिस आप करा रहे हैं तो उसको कलेक्शन का और टेस्ट कराने से पहले आपको किस किस चीज़ों का ध्यान रखना है जिससे कि रिपोर्ट बिल्कुल एक्यूरेट आए, गलती का स्कोप बिल्कुल कम हो जाए। तीसरी चीज हम डिस्कस करेंगे कि अगर अब नॉर्मल सीमन रिपोर्ट आती है तो फर्दर स्टेप्स क्या रहेंगे। कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं, सब सिंपल भाषा में समझाऊंगी। एक एक पॉइंट बहुत बहुत यूजफुल आपके लिए होने वाला है। वीडियो में एंड तक बने रहना। आपको लगता है यूजफुल है तो प्लीज मुझे कमेंट्स में आपका सपोर्ट और प्यार जरूर दिखाना। सबसे पहले बात करेंगे सीमन एनालिसिस। सीमन टेस्टिंग के लिए आपको कलेक्शन का सही मेथड क्या है, टेस्टिंग कराने से पहले आपको क्या चीजें पता होनी चाहिए। सीमन एनालिसिस या वीर्य की जांच एक सबसे बेसिक जांच है। जब हम कपल ट्राई करने का, कंसीव करने का ट्राई कर रहे हैं तो हस्बैंड की रिपोर्ट में सबसे बेसिक और फोरमोस्ट जांच यही रहती है। पैनिक ऑलरेडी चल रहा है, हम लोग बहुत सारी चीज़ों से गो थ्रू हो रहे हैं, तो कई बार सही तरीके से अगर सैंपल नहीं देते तो भी रिपोर्ट गलत आ जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि सही तरीके से आपको सैंपल कलेक्ट करना है। सबसे पहला प्री रिक्विजिट होगा कि जब आप टेस्टिंग के लिए सैंपल दे रहे हैं तो उससे पहले 3 से 4 दिन का संबंध बनाने में या फिर मैस्टरबेशन में भी 3 से 4 दिन का गैप रखें। 3 से 4 दिन का गैप या परहेज रखने के बाद ही आप सैंपल कलेक्ट करें। ये गैप बहुत ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए या फिर बहुत ज्यादा कम नहीं होना चाहिए, जैसे कल ही इंटरकोर्स किया या 1 महीने पहले इंटरकोर्स किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। एडिक्वेट 3 से 4 दिन का गैप रखना मोस्ट एडिक्वेट होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं तो मैस्टरबेशन से ही सैंपल कलेक्ट किया जाना चाहिए। इंटरप्टेड इंटरकोर्स या कॉन्डम यूज करके सैंपल कलेक्ट नहीं करें, इससे भी रिपोर्ट गलत आने के चांसेस रहते हैं। सही तरीका और सही टाइमिंग पता चल गया। अब सैंपल कलेक्शन के बाद कलेक्शन करना कहाँ पे है। इट इज मोस्ट प्रेफर्ड कि आप सैंपल मोस्टली हॉस्पिटल में ही कलेक्ट करें, जहाँ सैंपल कलेक्शन रूम होगा, सीमन कलेक्शन रूम, वहां पे कलेक्ट करें। और अगर आप हॉस्पिटल में कलेक्शन में कंफर्टेबल नहीं है, स्ट्रेस है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो हॉस्पिटल से परमिशन लेने के बाद ही आप एट होम सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं। बट ध्यान रहे कि आप किसी भी घर की इक्विपमेंट में नहीं कलेक्ट करें। हॉस्पिटल के दिए गए स्टेराइल साफ कंटेनर में ही सैंपल कलेक्ट करें। एंड जब आप घर पे सैंपल कलेक्ट कर लेते हैं तो 15 से 20 मिनट में आपको सैंपल लैब में पहुंचाना है, नहीं तो रिजल्ट में डिस्क्रिपेंसी आ सकती है। ये हो गया सही तरीका। बहुत सारे लोग यहीं पे गलती करते हैं। अगर सैंपल कलेक्ट करें 3 से 4 दिन का एब्सटेनेंस रखना है। बेस्ट होगा कि हॉस्पिटल में कलेक्ट करें। अगर घर पे कलेक्ट कर रहे हैं तो आप विदिन 15 मिनट हॉस्पिटल पहुंचा दें। सैंपल मैस्टरबेशन से कलेक्ट किया जाना चाहिए, इंटरप्टेड इंटरकोर्स या कॉन्डोम यूज से नहीं। जनरली सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट आपको सेम डे मिल जाती है। रिपोर्ट आने के बाद पैनिक क्रिएट नहीं करें। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पढ़ना सिखाती हूँ कि मिनिमम नॉर्मल वैल्यूज ऑफ सीमन एनालिसिस क्या होती हैं, जिससे आप खुद भी चीजें समझ पाएंगे। सीमन एनालिसिस में डिटेल में चीजें स्टडी की जाती हैं, मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक दोनों तरीकों से। स्टेप बाय स्टेप ये सारे पॉइंट्स हम कवर करेंगे, इसमें क्या नॉर्मल है, क्या अब नॉर्मल है। सबसे पहले जो मैक्रोस्कोपिक अपीयरेंस में वॉल्यूम देखा जाता है, नॉर्मल वॉल्यूम 1.5 ml से ज्यादा होना चाहिए। अगर 1.5 ml से सीमन वॉल्यूम कम है तो वो रिड्यूस्ड वॉल्यूम कंसिडर किया जाता है। नॉर्मल वॉल्यूम 1.5 ml से ज्यादा होना चाहिए। दूसरी चीज देखी जाती है सीमन की अपीयरेंस। नॉर्मली व्हाइट टू ग्रेश कलर में सीमन रहता है। अगर वो येलो है, रेडिश है, ग्रीनिश है तो ये इन्फेक्शन के लक्षण हो सकते हैं। ये एक अबनॉर्मल फाइंडिंग मानी जाएगी। इसके बाद सीमन का लिक्विफेक्शन टाइम देखा जाता है। लिक्विफेक्शन टाइम, जब सीमन एकदम से रिलीज होता है तो वो थोड़ा थिक होता है, गाढ़ा होता है। सीमन में कुछ लाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जिसके एक्शन के कारण वो थोड़ा लिक्विफाई होता है, पतला हो जाता है। नॉर्मली ये 20 से 30 मिनट रहता है। ये नॉर्मल रेंज है लिक्विफेक्शन टाइम की। जनरली लिक्विफेक्शन टाइम भी रिपोर्ट में लिखा रहेगा। अगर लिक्विफेक्शन टाइम 30 मिनट या 1 घंटे से ज्यादा है, इसका मतलब कि सीमन लिक्विफाई नहीं हो पा रहा। ये इन्फेक्शन के कारण हो सकता है या एंजाइम्स की कमी के कारण हो सकता है। ऐसे में भी आगे कंसेप्शन में प्रॉब्लम आती है। सो लिक्विफेक्शन टाइम शुड बी एटलीस्ट 30 मिनट्स और लेस देन 30 मिनट। फोर्थ थिंग,
सीमन पीएच चेक किया जाता है। नॉर्मली अल्कलाइन पीएच होता है, इन्फेक्शन के कारण पीएच डिस्टर्ब हो जाता है तो भी कंसेप्शन में दिक्कत आती है। अब आएगी माइक्रोस्कोपिक चेकअप की बात, जिसमें माइक्रोस्कोप के द्वारा सीमन की एनालिसिस की जाती है, जिसमें सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर चेक किया जाएगा स्पर्म की कॉन्सेंट्रेशन, बिकॉज जो सीमन है वो मिक्सचर होता है स्पर्म्स का और मेल ग्लैंड्स की सिक्रीशंस का। सबसे इंपॉर्टेंट चीज नेचुरल कंसेप्शन के लिए ऑप्टिमल स्पर्म कंसेंट्रेशन होती है। नॉर्मल कंसेंट्रेशन मोर देन 15 मिलियन पर ml होनी चाहिए। कंसेंट्रेशन दो तरीके से रिपोर्ट में लिखी रहेगी, टोटल काउंट जो कि 39 मिलियन से ज्यादा होना चाहिए, एंड प्रति ml अगर देखें तो 15 मिलियन प्रति ml से ज्यादा कंसेंट्रेशन नॉर्मल कंसेंट्रेशन मानी जाती है। एनीथिंग लेस देन 15 मिलियन पर ml इज लेबल्ड एज ओलिगोस्पर्मिया, यानी कि स्पर्म काउंट कम है। काउंट के बाद मॉर्फोलॉजी चेक की जाती है कि काउंट तो नॉर्मल है बट मॉर्फोलॉजी कैसी है, यानी स्पर्म की बनावट कैसी है। स्पर्म में भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं, हेड, कैप, नेक, मिडल पीस और टेल। हर जगह की डिफेक्ट मॉर्फोलॉजी नॉर्मल होनी चाहिए। सो इसके लिए हम लोग मॉर्फोलॉजी चेक करते हैं। 4% से ज्यादा स्पर्म नॉर्मल मॉर्फोलॉजी के होने चाहिए। अगर 4% से कम स्पर्म जो है वो नॉर्मल मॉर्फोलॉजी के हैं तो वो अब नॉर्मल होती है। इसमें डिटेल में आगे बताया जाता है कि हेड डिफेक्ट कितने हैं, टेल डिफेक्ट कितने हैं, मिड पीस डिफेक्ट कितने हैं, बट ओवरऑल देखा जाए तो 4% से ज्यादा नॉर्मल मॉर्फोलॉजी होनी चाहिए। तीसरा इंपॉर्टेंट पैरामीटर मोटिलिटी, कंसेंट्रेशन देख ली, स्पर्म्स कितने हैं, जो स्पर्म्स हैं उसकी मॉर्फोलॉजी देख ली, बनावट कैसी है। तीसरी उसकी मोटिलिटी, यानी स्पर्म्स की आगे बढ़ने की क्षमता को चेक किया जाता है। अगर स्पर्म अच्छे से मोटाइल हैं तो वो फर्टिलाइजेशन कर पाएंगे, प्रेगनेंसी के चांसेस अच्छे होंगे। सो मोटिलिटी अलग अलग ग्रेड्स में चेक की जाती है। रैपिडली मोटाइल है कि तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, स्लो प्रोग्रेसिव है, अलग अलग कैटेगरी होती है। ब्रॉड वे में 40% से ज्यादा स्पर्म्स रैपिडली प्रोग्रेसिव मोटाइल होने चाहिए, जिससे जो कि कंसेप्शन के लिए ऑप्टिमल होता है, मोर देन 40%। उसके बाद माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में पस सेल, आरबीसी और फ्रक्टोज वैल्यू चेक की जाती है। पस सेल्स नॉर्मली 0 to 1 होने चाहिए। पस सेल्स इन्फेक्शन का इंडिकेटिव होते हैं। अगर एक से ज्यादा पस सेल्स है तो ये इन्फेक्शन का इंडिकेटर होता है, जिसके लिए पर्टिकुलर ट्रीटमेंट की नीड होती है। आरबीसी सीमन में होने ही नहीं चाहिए। आरबीसी है मतलब ब्लड है, ब्लड है तो इसके डिफरेंट कॉजेज हो सकते हैं, इन्फेक्शन वन ऑफ द कॉज होता है, बट आरबीसी 0 होने चाहिए। अगर स्पर्म में, सीमन में आरबीसी प्रेजेंट है, दैट इज नॉट अ नॉर्मल फाइंडिंग, इट शुड बी 0। एक पैरामीटर देखा जाता है फ्रक्टोज टेस्ट, फ्रक्टोज है या नहीं है। नॉर्मली स्पर्म्स को आगे मोटिलिटी करने के लिए, फेलोपियन ट्यूब तक पहुंचने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, वो एनर्जी मिलती है फ्रक्टोज से। सो फ्रक्टोज नॉर्मली प्रेजेंट होना चाहिए। अगर फ्रक्टोज नहीं है दैट मीन्स अगेन इट इज अ प्रॉब्लमेटिक थिंग। फ्रक्टोज प्रेजेंट ये अच्छी चीज होती है। जस्ट टू समराइज, वॉल्यूम मोर देन 1.5 ml, टोटल काउंट मोर देन 39 मिलियन पर ml, 15 मिलियन पर ml से ज्यादा काउंट, जिसमें से 40% रैपिडली प्रोग्रेसिव मोटाइल, एटलीस्ट 4% नॉर्मल फॉर्म्स, पस सेल्स और आरबीसीज नहीं हो, लिक्विफेक्शन टाइम 30 मिनट से कम हो और फ्रक्टोज टेस्ट पॉजिटिव हो, ये जनरली नॉर्मल सीमन एनालिसिस कंसिडर किया जाता है। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब अगर कई बार सीमन एनालिसिस ये पैरामीटर्स आपके फुलफिल नहीं हो रहे तो आप स्ट्रेस में आ जाते हैं कि अब कभी कुछ नहीं हो पाएगा या क्या आगे करना है, तो मोस्टली एक सीमन एनालिसिस के बेसिस पे हम डायग्नोसिस नहीं बनाते। अगर प्रॉब्लमैटिक आती है एनालिसिस रिपोर्ट तो जनरली 7 डेज 15 डेज के बाद रिपीट एनालिसिस करने की सलाह दी जाती है, एंड अकॉर्डिंगली क्या चीज आई है, क्या फाइंडिंग आई है कि स्पर्म्स काउंट कम है, मॉर्फोलॉजी कम है, उसके अकॉर्डिंग आगे ट्रीटमेंट प्लान किया जाता है। सो आपको पैनिक नहीं करना है, रिपोर्ट अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। कुछ भी प्रॉब्लम आती है, मैनेजमेंट इज देयर, यू जस्ट डिस्कस इट कामली विद योर डॉक्टर। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मैं सीमन एनालिसिस के बारे में ये चीजें क्लियर कर पाई होंगी, बिकॉज इसके बारे में ज्यादा लोग बात नहीं करते, लोग शर्माते हैं बात करने में, खुद चैट जीपीटी गूगल से पूछने लग जाते हैं, फिर और पैनिक क्रिएट हो जाता है। सो अगर ऐसा कुछ भी है, अगर आप 1 साल से ज्यादा हो गया है ट्राई करते हुए, कंसीव नहीं कर पा रहे, सीमन एनालिसिस कराइए, रिपोर्ट एनालाइज करवाइए, अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए। आगे किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहेंगे मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। आई वुड लव टू मेक सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस फॉर यू गाइज। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कॉमेंट्स में अपना प्यार दिखाना मत भूलना।